Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 लाइव. मैं नादिया खान और ज़ोहेब हसन मेरे साथ. क्या बात है फिर, क्या मतलब माशाल्लाह जबरदस्त. आप आज़ादी मुबारक. ये वही है जो मैंने आज़ादी देखें आप. ये वही है 3-4 दफा जो पहना हुआ है. ये कोई जबरदस्त ना कहे आप इसे. ये आपके जबरदस्त होते हैं रोजाना नया सूट. हम तो 3-4 दफा 5-6 दफा पहन के फिर वही पहन लेते हैं कॉम्बिनेशन. इतनी भी आज़ादी नहीं होनी, इतनी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए. थोड़ी नजर होनी चाहिए. थोड़ा सा ट्रैक है तो माशाल्लाह जबरदस्त भाई. जश्न आज़ादी बिल्कुल सेलिब्रेट और लग रहा है भाई पूरे कराची को आप देखें सजा दिया है. हर जगह पर हम देखते हैं सब्ज लाली परचम लहरा रहा है, झंडियां, ये वो सारी चीजें तो बड़ी तैयारी हो रही है. बिल्कुल. और ये लेकिन कल मुझे एक बड़ी स्ट्रेंज बात लगी कि ये एक बाजार सा लगा हुआ था जहाँ चीजें ये जश्न की फरोख्त हो रही थी और उसमें कितना सैड ना आशिक वाला गाना लगाया हुआ था और बंदा ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ मतलब खो ही गया ना. प्लीज ये मैं आपको कहूंगी कि आप मिली नगमे लगाएं तो तब आपके ना वो एक फील आती है, आपको अच्छा लगता है कि जी मिली नगमे है, ये जोश आता है. ये आपने आशिकों वाले गाने क्यों लगाए हुए थे? दिल टूट गया, छोड़ दिया, वो माशूक चला गया. प्लीज ये आजादी बाजारों में ना ये आपने गाने नहीं लगाने. इस पे फाइन डालें कि जो ना दिल टूटे वाले जो है ना हजरात अपने गाने लगा रहे हैं. दिल तो जोड़ना है, जो टूटे हुए उनको भी जोड़ना है. फील ही गलत है भाई, फील ही गलत है. सिर्फ मिली नगमे लगे उसमें झूमेंगे सब, मजा आएगा. आप बाकी म्यूजिक जो है ना घर पे सुने आप अपने. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये जश्न आज़ादी की बात हो गई. अच्छा खैर आज बता देते हैं जल्दी से क्या क्या है. आर्मी चीफ दौरे पर है यूएस के और बड़ा सा रहा जा रहा है. ब्लूमबर्ग भी उस बारे में बात कर रहा है. यूएस का मीडिया भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा है. तो उसकी यहाँ हम आपको बताएंगे अहवाल क्या है. और फिर इंडियन एयर चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया. फिर उनको याद आ गया कुछ. मैंने 5 जहाज बनाए हुए थे उसके पेपर के. अच्छा. मैंने कहा था शो पे लाऊंगी. ये गिराए इन्होंने, ये गिराए. हाँ मैं टू मच. मैं इसे पेन से गिराता. हाँ अभी बना लेते हैं ब्रेक में. जहाज की क्या बात है. जो जहाज आप गिरा सकते हैं, जो आपकी काबिलियत है भारत की, वो तो हम अभी ब्रेक में बना लेंगे. हाँ सही. मुझे आते हैं वो बनाना. इकोनॉमिकल आते हैं ना. बस ठीक है ब्रेक में बनाते हैं. मैं 5 बनाता हूँ, आप पेन से गिराएंगे. हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे कौन से 5 जहाज हैं जो भारत ने हमारे गिराए हैं और सडनली जाग गए भाई. बिल्कुल. मतलब मुझे ये लग रहा है कि देखिए बेइज्जती तो होनी है. मोदी ने कहा होगा कि गन्स जो है ना बेइज्जती वाली, उनका फोकस इस बंदे पे करो. अब आप इसकी ट्रोलिंग करो ताकि मैं रेस्ट करूं. अच्छा देखिए उन्होंने ये कहा है, लेकिन जब सेगमेंट आएगा फिर बताऊंगा. CNN की स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगा. हेडलाइन है. हाँ CNN की स्टोरी अलग है बिल्कुल. एयर चीफ कुछ कह रहे हैं और आर्मी चीफ कुछ कह रहे हैं. वो खैर बाद में जब सेगमेंट आएगा. इनके अपने आपको याद है आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो बता रहे थे कि भाई हमें तो अच्छा क्या था कि हमें तो ऑर्डर ही नहीं थे कि कुछ करना है, हमने शूट ही नहीं करना, हमने अटैक ही नहीं करना, हम तो मजबूत है, हमारे हाथ और हमारी गन्स बंधी हुई थी. भाई टेक्निकल मिस्टेक की बात कर रहे हैं. बस इतना सा मैंने आपको इंक्लिंग दे दी है, लेकिन सेगमेंट बताऊंगा. टेक्निकल मिस्टेक हो गई हमसे. अच्छा खैर अब हम फिर शो पर बात करेंगे. डंपर का एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही हॉरिबल. ये एक पूरी फैमिली ज़ाहिर है वो जान चली गई और सारी चीज़ें. उसके बाद 7 डंपर्स को आग लगा दी गई. ठीक है, तो इस पर हमें जरा डिटेल में बात करनी है थोड़ी. एक तो जानी नुकसान हुआ और डंपर के ड्राइवर को पकड़ना चाहिए सब कुछ हो, लेकिन ये जो हो रहा है उसके बाद इस पर जरा लेकिन और जो हुआ ये क्यों हुआ? जबकि हमारी जब जिम्मेदार इंतजामिया से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं अब हम इसको देख रहे हैं, हम इनके कोई वो लगा देंगे कि नहीं अब उनको अलार्म सिस्टम गाड़ियों में वो कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं. फिर हम इनके जो लाइसेंसेज और इनकी रजिस्ट्रेशन हर चीज पे जो है ना इनकी सोबरनेस पे भी वैसे आपको चेक रखना चाहिए कि नशे में तो वैसे नशे में ही होगा. तो तर्जुमान से हुकूमत हमारे साथ होंगे इस इशू पर और बहुत सा लाइटर भी हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपसे करनी है. जरा मजे की बात भी है. तो खैर हम आगे बढ़ते हैं. पहला हमारा सेगमेंट यही है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर एक और कामयाब दौरे पर अमेरिका में है. सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कुरेला की रिटायरमेंट और नए कमांडर की तकरीब में शिरकत उन्होंने की है. और आम मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस चीफ्स के अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जन कैंट से भी मुलाकात की है. और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर का दूसरा ये जून के बाद सरकारी दौरा है और इस दौरे के दौरान बहुत उनको सराहा जा रहा है. अच्छा उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बात की है और 2-3 चीज़ें उन्होंने. एक तो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से क्या बात की उन्होंने, उसके अज़्म का इजहार किया कि भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी पुरअज़्म है और मुहिब वतन है. उन्होंने फॉरेन इश्यूज पर भी यानी आप देखें कि खुलकर बात की. अच्छा ये पहले मेरे ख्याल में ऐसे कभी हुआ नहीं इस तरह नहीं. आर्मी चीफ ने मतलब इतना जबरदस्त सबसे बात की हो, एक्सेसिबल हो, सवाल जवाब, इंटरैक्शंस नेवर हैपेंड बिफोर. बिल्कुल ऐसे ही है. तो उन्होंने जो है वो यूएस पर भी बात की, उन्होंने फिर इंडिया पर भी बात की, उन्होंने गजा पर भी बात की, अफगानिस्तान के मसले पर भी बात की, चाइना से हमारे ट्रेड की बात की. तो सारी चीजें यानी ऐसा नहीं कि अपना मौके वहां पर छुपा लिया. तो वाज़ेह तौर पर मिलना भी जा रहे थे. तो हमें ज्वाइन किया स्टार है हमारे आर्मी चीफ, तो उनसे तो सब मिलना. बिल्कुल हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने. हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा जी ब्रिगेडियर साहब से थोड़ी सी इस दौरे की भी थोड़ी सी अहमियत बताएं, और फिर ये जो लोगों के साथ इंटरेक्शन आर्मी चीफ का रहा, विच इज़ वेरी रेयर, अब ऐसे कभी देखा नहीं, इसकी अहमियत बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस। नादिया देखें, ये एक तो खास पर बहुत अहमियत का दौरा इसलिए भी था कि स्पेशली इट बीन इनवाइटेड इन टेम्पा सेंटकॉम। ये जो हेडक्वार्टर है वो टेम्पा में है, जहाँ बजाने कुरेला, जो माइकल कुरेला की वो रिटायरमेंट थी, वो सेरेमनी थी, और जनरल कूपर हैं उन्होंने टेक ओवर किया एज सेंटकॉम कमांडर, जो पूरे हमारे रीजन के इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। और वहां पर उन्होंने बात यही की है कि उनकी नेक तमन्नाएं थी उनके जनरल कूपर के लिए कि उनकी आइंदा जिंदगी बेहतर हो, एंड ही अप्रिशिएट द वे ही वर्कड अ लॉट टू हैव पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप और बेहतर करने के लिए। और यही उन्होंने नए जो जनरल कूपर जो टेक ओवर कर रहे हैं उनके बारे में कहा कि वी आर होपफुल कि ज़्यादा बेहतर हमारे रिलेशन होंगे अमेरिकन के साथ, सेंटकॉम के साथ, और इस पर मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट बेहतर होंगे और हम इसको लेके आगे चलेंगे। और लाइकवाइज ये मेट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ थे उनके वहाँ पर, उनसे मुलाकात की और उनको इवन इनवाइट किया गया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में दौरा करें, बीसी एक्सेप्टेड आल्सो। आई थिंक ये एक बड़ी अहमियत है कि वो सेकंड 2 महीने में सेकंड दौरा चीफ आर्मी स्टाफ का अमेरिका का। देन ऑफ कोर्स ही वेंट टू वाशिंगटन, वहां जाकर उन्होंने पाकिस्तान डायस्पोरा जो है अब पाकिस्तान उनसे वहां पर बड़ी डिटेल बात की और बहुत ही अच्छे माहौल में बताया कि वहाँ के पाकिस्तानी जो है तारकिन वतन वो कितने अहम है हमारे लिए, हम कितनी वक़ार और इज्जत उनकी रखते हैं, एंड दे आर द पाकिस्तान एम्बेसडर हैं वहाँ पर। आप करें और पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट लेकर आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप खुद भी इन्वेस्टमेंट लाए और कन्विंस उन्होंने ये भी बिल्कुल ये भी कहा कि ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन गेन है पाकिस्तान के लिए। जी ये बहुत जी बताइए, इसमें कुछ फरमाइए। सेकंड यही बात उन्होंने की कि ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि दे आर द ब्रेन ड्रेन्स पर दे आर ब्रेन गेन्स, और हम बहुत इनकी वैल्यू करते हैं, दे पाकिस्तान एम्बेसडर हैं और आपके लिए हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं हमें बताइए। उसके बाद उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि इंडिया ने व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग, किस तरीके से पाकिस्तान को उसने कोशिश की कि नीचा दिखाने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों में चला गया है और इंडिया जो बिल्कुल आइसोलेट हो गया, बल्कि आई वुड से पाकिस्तान इस रीजन में स्टेबलाइजर बन गया, मेन प्लेयर बन गया। और इंडिया इस वक्त इसका झूठ का जो लंदा था वो हमेशा के लिए एक्सपोज हो गया, हमेशा बात करते थे। तो ये चीजें आई थिंक बहुत ही बेहतर हुई हैं। और उन्होंने स्पेशली बताया कश्मीर के बारे में जो दुनिया वर्जित हो रहा है, एक फॉल फ्लैग के ऊपर एक न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक कर दिया, कितना इररिस्पांसिबल इमेच्योर मुल्क है, ये दुनिया को चल गया। कश्मीर इंटरनेशनल सर बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आर्मी चीफ ने जिस तरह खुल के अपना मौक़िफ़, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी दौरों पर जब आप जाते हैं किसी मुल्क में तो अपने बायलैटरल ताल्लुकात की ज़्यादा परवाह करते हैं आप, और फिर जो दीगर चीज़ें उनका जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन इस दौरे में हमने खासियत ये देखी कि उन्होंने गजा के मामले पर भी, पैलेस्टाइन पर भी खुल के पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। फिर उन्होंने ऐसा नहीं है कि चाइना से ट्रेड की बात ना की हो, चाइना का भी नाम ज़रूर उसमें आया और इंडिया की तो बात की ही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख रहे हैं आप उनके दौरे को? देखें, ये एक वाहिद चीफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने ऑनेस्टली पाकिस्तान में इतनी एफर्ट की है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर करने की, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट करने की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की। वेरेवर ही गोज टॉक्स ओपनली अबाउट पाकिस्तान। उन्होंने यहाँ पर आपको याद हो माइंड मिनरल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की थी और अभी भी वहीं यही उन्होंने बात की। ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट पाकिस्तान के, पाकिस्तान को हमने ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान का झंडा ऊपर लेके जाना है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, जितना हमें लोग एक्सेप्ट करें, आप दुनिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल को इनवाइट कर रही है, ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर देख लें, घर में एक वो जो होता है दिल के अंदर छुपा हुआ है कुएं के अंदर, उसको नोबडी इज इनवाइटिंग और उसको समझ नहीं आ रहा। और अभी आपके सामने एक और नया सोच छोड़ देते हैं कि 6 जहाज हमने पाकिस्तान में 3 महीने के बाद अचानक उनको जैसे होता है ना, आप में से उठे हालांकि कह रहे हैं 6 जहाज गिरा दिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि कितने परेशान है और पाकिस्तान का इमेज इज रियली ऑन द स्काई हाई। ये अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिका फिर उसके बाद आपको ट्रेड में बात कर रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहा है। आई एम श्योर बच्चों के माइंड वीजों की बात होगी कि उनको ज्यादा अहमियत दी जाएगी, बच्चे जाएं पढ़े और जितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी वापस आए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान, आई थिंक आई फील कि विद इन 5 to 10 years
we are going to be one of the good economy and also very influential in the world affair, and particularly in South Asia country. बिल्कुल सर, ये पार्लियामेंट में कोई अगर बात ऐसी हो जाए, ऑथेंटिक हो ना हो, ये फिर भी होता है, लेकिन मिलिट्री की तरफ से कभी कोई बयान ऐसे झूठ आ जाना, हमारा तो देखिए कितने ऑथेंटिक और सीरियस स्टेटमेंट होती है जब भी आई, चाहे जंग के दिनों में या उसके आगे भी. हाउ इज इट पॉसिबल कि भारत एक इतनी इररिस्पॉन्सिबल एक फजूल स्टेटमेंट दे दे और वो उनकी मिलिट्री की तरफ से? आप ये देखें ना, इससे पता चलता है कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप कितनी वीक है और उनकी ट्रुप्स में और कमांड में आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं. उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं हाँ हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन हम ये देखने के नुकसान हुआ क्यों. उसके बाद उनके जो बाकी ऑफिसर्स हैं, कभी अब आपके सामने उनके दूसरे एयर चीफ ने क्या बात की है कि जी हम पाकिस्तान के 6 जहाज हैं. भाई ना कभी किसी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं बात की, किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बात की, सैटेलाइट इमेज नहीं है. आप कुछ जब कहते हैं हमने इस मेगन टाइप के जहाज पे, ये हमारे पास प्रूफ है, ये है. पाकिस्तान ने तो यहाँ तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि आप ऐसे करें कि आप अपनी भी इन्वेंट्री जितने जहाज आपके पास है और जितने हमारे पास हम ओपन कर दें, काउंट कर ले उसको. सही बात, चेक कर ले. यही हो सकता है अब यानी उनको मनवाने के लिए यही हो सकता है. अच्छा सर, मुझे एक और बात बताएं. ब्लूमबर्ग ने भी जब ये लिखा आर्मी चीफ के दौरे से मुताल्लिक, उन्होंने कहा कि बहुत बाइख्तियार हैं और आर्मी चीफ ने जिन जिन पॉलिसी मैटर्स पे बात की है तो उससे मुताल्लिक आगे इंप्लीमेंट उनको कराने का भी इख्तियार उनके पास मौजूद है. तो आप ये समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान की ये ज़रूरत थी कि कोई ऐसा शख्स हो कि जो अगर कोई कमिटमेंट करके कहीं से आ रहा है तो उस पर अमल दरामद कराने का भी इख्तियार उसके पास मौजूद हो, ऐसा नहीं कि अपने मुल्क में आए तो फिर मजीद एक कॉन्फ्रंटेशन का उसको सामना करना पड़े. इस सूरत हाल को पाकिस्तान की तरक्की से कैसे आप जोड़ते हैं या फिर जोड़ते भी हैं या नहीं? ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, पाकिस्तान को ऑनेस्टली कह सलार मिला है, जिस पे पूरी कौम का ट्रस्ट भी है और गवर्नमेंट का ट्रस्ट भी है. इम्पोर्टेंट बात ये है क्योंकि आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उनको फ्री हैंड दिया कि जब लड़ाई का वक्त जो कि यू डिसाइड व्हाटएवर यू वांट टू डू. और अभी भी जो वो बात करते हैं, इट इज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और इसी तरीके से अभी आपके सामने देखें ना, अगर ट्रम्प ने ये कहा कि हम ट्रेड के अलावा पाकिस्तान को की ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर हम आपको कंपनियां देंगे जो ऑफशोर और बलूचिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करेंगे. हमारे पास देखिए कितनी माइनर मिनरल्स है, गोल्ड है, कॉपर है. अभी ये सारी अमेरिकन कंपनियां आएंगी, देयर विल कम ओवर देयर एंड डू एक्सप्लोरेशन. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है. तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इससे कितना पाकिस्तान को फायदा होगा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए थे, मैं कहता हूँ 5 साल के अंदर $10 बिलियन तो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अर्न करेंगे. फिर आपकी अभी ईरान से तजारत की बात हुई, $10 बिलियन. डे sanctions are lifted from Iran, हम उनसे ऑयल भी लेंगे, हम उनसे बाकी तजारत भी करेंगे और हमें जरूरत भी यही है कि हम अपनी करेंसी में करें, फॉरेन एक्सचेंज यूज ना करें. तो ये आपके रास्ते, ईरान से आपके कितने ताल्लुकात अच्छे हो. ईरान ने अमेरिका को किक आउट कर दिया, उन्हें निकाल दिया जब से उन्होंने मोसाद से गठजोड़ करके उनके साइंटिस्ट को और मिलिट्री कमांडर्स को मारा. तो ये चीजें फिर बांग्लादेश से देखेंगे हमारे क्या ताल्लुकात हो गए हैं. इस रीजन में पाकिस्तान ऑनेस्टली रीजनल प्लेयर, रीजनल स्टेबलाइजर है. तो पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है. चाइना के बाद पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश, ये मुल्क हैं इस रीजन के अंदर. दे आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग एवरीथिंग. और इंडिया इज नॉट, अमेरिकन ने रियलाइज कर लिया है इट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया. ना यही हुआ है कि ऑब्वियसली वो बिजनेसमैन है, उसको पता है कि जी मैंने अपने स्टॉक्स किधर डालने हैं, किधर मेरा फायदा है. ब्रिगेड साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. क्या बात है, पाकिस्तान में इट हैज बिकम अ ब्रांड ऑफ स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी. तो माशाल्लाह अच्छा वक्त है हमारे, अच्छा वक्त है. और आर्मी चीफ के दौरे से मुताल्लिक बात होती रहेगी. उन्होंने 5th जनरेशन वॉरफेयर की भी बात की है सोशल मीडिया पर. जी बहुत सारी खबरें. स्टे विद अस, कहीं ना जाएगा. कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और अब आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, वेरी वेरी स्पेशल, गौर से सुनिएगा. जी ज़ुहैब, इंपॉर्टेंट खबर क्या है? इंपॉर्टेंट खबर ये कि ये है वो. नहीं पहले बताओ बयान क्या आया. अच्छा बयान क्या? बयान करो. अच्छा बयान तो जनाब भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने
یہ 3 ماہ بعد 5 پاکستانی طیارے انہوں نے کہا ہم نے بھی گرایا. جو کر لو جو کر لو. پاکستان کے کر لو جو کر لو. 5 طیارے گرائے. ہاں. کیسے گرائے؟ اچھا کیسے گرائے ہم آپ کو ایکسکلوزیو یہاں فوٹیج دے رہے ہیں. پلیز رائز اینڈ شائن 365 نیوز میں کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ بھارت نے یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے جہاز گرائے ہیں وہ کیسے. یہ دیکھیے یہ ایسے ہوا میں اڑے اور یہ والے جہاز گرائے ہیں 5. یہ ایسے گرے 5 گرے بالکل گرا دیے. تو ہم نے بھی گرا دیا ایک اپنا. کیا بات ہے. میں آپ کو بتاؤں اس بیان کے بعد نا دنیا نے اس کا ریاکشن ایک بڑا سٹرونگ دیا اور ریاکشن یہ ہے ہاں بالکل. اچھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بیان آپ نے دیا, بھارتی اپوزیشن نے بھی آپ کے اوپر تنقید شروع کر دی اور کانگریس کے سیکرٹری جنرل جے رام رمیش نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے سخت زبان استعمال کی اور پوچھا کہ اگر یہ دعوت درست ہے تو پھر نریندر مودی نے 10 مئی کو آپریشن سندور کو کیوں روک دیا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو میں کہتا CNN کی سٹوری ہے. اچھا جب یہ ہوئی پاک بھارت جنگ تو اس کے بعد جناب 31 مئی کی یہ سٹوری ہے اور وہ یہ اس کی ہیڈ لائن سنیں آپ. انڈین ملٹری چیف ایکنالجز لاس آف فائٹر جیٹس ان مئی کانفلکٹ ود پاکستان. ایکنالجمنٹ ہو گئی جی. اور پوری انہوں نے پھر اس کی ڈیٹیل بھی ہے کہ کیسے شاٹ ڈاؤن کیا اور ساری چیزیں. تو کبھی ملٹری چیف کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا جی شاٹ ڈاؤن ہو گیا ہمارے اور ہماری ٹیکٹیکل مسٹیک تھی. ڈیٹیل میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ گرے کتنے گرے, یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ ہماری کیا ٹیکٹیکل مسٹیک. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ بھئی ہمیں آرڈرز تھے not to attack, not to engage, اس لیے جو ہے ہم کچھ کر نہیں سکے کیونکہ ہمارے پاس آرڈرز ہی نہیں تھے. اب یہ تیسری آگے گپ. ہاں جی ایئر مارشل نے کہہ دیا کہ ہم نے گرا دیا, اب جاؤ. مجھے لگتا ہے دوائیاں ٹائم پہ اپنی نہیں. ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, میڈیکیشن اوپر نیچے ہو رہی ہے, بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. انڈیا کے ایئر چیف اپنی دوائی ٹائم پہ لیں اور اگر آپ کو نشہ آور چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں, آپ کو سوٹ نہیں کر رہی, اس کی بھی ڈوز ایڈجسٹ کریں. بالکل ایسے. یو آر ٹاکنگ ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب نے. عامر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ, گڈ مارننگ ٹو یو آلسو. تھینک یو. عامر صاحب یہ دیکھیں اب یہ بیانات ایئر چیف ابھی ایک دم سے وہ جاگے ون سنگل ڈے وہ جاگے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کہہ دوں بیان دے دوں کہ بھائی ہم نے بھی گرا دیے 5, لیکن اس سے پہلے کا بیان ریکارڈ ہے ان کے آرمی چیف کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز گرے. یہ ہو کیا رہا ہے, اتنی کنفیوژن کیوں ہے ان کی صفوں میں, آپ کیسے انالائز کرتے ہیں اس کو؟ جی بالکل شکریہ بہت بہت آپ کا انوائٹ کرنے کا. پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اے پی سنگھ صاحب جو چیف ہیں انڈین کے, یہ بڑے بیلنسڈ اور میچور قسم کی شخصیت ہے, بیکاز انہوں نے بیان ایک اس سے پہلے انہوں نے بھی دیا تھا سندور کے بعد, جس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ چیز کہی تھی کہ بہت سارے پروجیکٹس ہمارے ایسے ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہو سکے بیکاز آف کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے اور بیوروکریٹک بیچ میں بہت سارے ہنڈرسنز ہیں. تو ان پروجیکٹ سے مراد ان کی بہت سارے جو ان کے انڈیجنس پروجیکٹس ہیں, ان کا جو انڈیجنس جہاز وہ بنا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان کی انڈکشنز ہونی تھی, جو ریپلیس ہونے تھے جہاز میک 21 اور بہت ساری انوینٹری جو ہے ایک, وہ بہت ان کی انوینٹری اس وقت ویک فوٹنگز پہ ہے اوور آل. اگر آپ انڈین ایئر فورس کو دیکھیں, جو کسی زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ ریجنل اور گلوبل ایک ایئر پاور بنیں گے اور 2 فرنٹ وار کر سکیں گے پاکستان اور انڈیا کے خلاف, اس وقت ان کے پاس انوینٹری اتنی نہیں ہے جو ان کے اپنے اینالسٹ کہتے ہیں کہ وہ 1 فرنٹ وار ایون پاکستان کے ساتھ بھی جیت سکے. تو یہ بیان انہوں نے کچھ عرصے بعد سندور کے 9th اور 10th کے about 2 or 3 days آفٹر وہ انہوں نے بڑے کلیئرلی دی. تو آج پرسوں جو یہ بیان ان کا آیا ہے اے پی سنگھ صاحب کا, یہ بالکل شو کرتا ہے پولیٹیسائزیشن آف دا کمپلیٹ ملٹری, یا آپ کہیں سیفرونائزیشن, جو ایک ہندوتوا والی ایک آئیڈیالوجی مودی, امیت شاہ اور اجیت دوول وغیرہ لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے پوری ملٹری کو بہت پلوٹ کر دیا ہے جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کو کیا ہے, اور وہ ان کو ان ایکشنز کے لیے فورس کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ان کو اسٹریٹجک اورینٹیشن کا یا ملٹری جو کنڈکٹ آف وار ہے اس کا بالکل علم نہیں ہے, اور نہ ہی وہ میرا خیال میں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی قسم کی اس اسٹریٹجک ویژن کو دے سکیں اور ٹرانسلیٹ کر سکیں ملٹری ہائرارکی کے اوپر. اور خاص طور پہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا اے پی سنگھ صاحب نے کہ ہمیں ملٹری کا جو ڈائریکشن تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے تو بہت کلیئر تھا. وہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے بیکاز پچھلے 3 مہینے سے اسی چیز کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے ان کی اپنی کانگریس میں بھی, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی, اور تمام انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولوٹڈ قسم کی
ڈیسیجن میکنگ نظر آئی جو انہوں نے سندور والا آپریشن کیا. ایک اسکوپ قسم کا ان کا آبجیکٹیوز تھے جو کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکے, اور دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ بلنڈر دے ڈیڈ ٹو ڈو کائنیٹک ایکشن اگینسٹ پاکستان. اور اس میں پھر آپ کو دیکھا کہ ویریس قسم کے بیانات آئے جس نے اچھا سر یہ بتائیں, اب یہ ایئر چیف نے بیان دیا ہے, جب ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا وٹنس ہو یا کوئی آپ کے پروف ہو, اس میں آپ کے یہ کہ اچھا پھر اس کے بعد ڈیٹیلز کی جی ایئر کرافٹ کون سے گرائے, ریکیج کہاں ہے, کوئی ایسی انہوں نے آپ کو کوئی ڈیٹیل بیان میں دی ہے ویسے دنیا کو یا نہیں؟ آپ نے کچھ سنا جو ہم نے مس کر دیا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ جب بریفنگ ہوئی تھی ان کے ایئر فورس کے جو ریپرزینٹیٹیو آئے تھے اور انہوں نے کچھ امیجز دکھائی تھی, 9 ٹارگٹس ہم نے ایڈ کیا اور سیٹلائٹ امیجز ہیں. اس دفعہ تو انہوں نے جتنی بھی کلیمز کیے ہیں کہ 6 جہاز مار دیے, S-400 نے جہاز گرائے, ان میں F-16 شامل تھے, کسی قسم کا کوئی پروف, کسی قسم کی کوئی سیٹلائٹ امیجری یا کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے. یہ اسی طرح کا ہے جس طرح پہلگام کا انہوں نے کوئی ابھی تک پروف نہیں دیا. انڈین ایئر چیف ایک بہت امپورٹنٹ مطلب ڈیفینیٹلی ایک پوسٹ ہے, ایک اپوائنٹمنٹ ہے ان کی, جن کو کبھی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس کے پیچھے کوئی پروف نہ ہو, ویریفیکیشن نہ ہو, جسٹیفیکیشن نہ ہو. اور میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ بالکل پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے ان کی, جو انہوں نے بیان دیا ہے, ان کو فورس کیا گیا ہے. جس طرح ان کو فورس کیا گیا تھا پلوامہ کرنے پہ اور ان کو امبیرسمنٹ ہوئی, جس طرح ان کو فورس کیا گیا تھا سندور آپریشن کرنے پہ اور انہیں امبیرسمنٹ ہوئی, تو سر اس وقت یہ تو یہ کافی ڈیمیجنگ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیسائز ہو چکا ہے یہ سارا معاملہ. ویسے تو ملٹری میں بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے. اب انڈیا میں کیا صورتحال ہے یہ نہیں پتا چل رہا. اینڈ دی ایئر چیف کین سے نو, ان کی اتنی اتھارٹی پاور ہوتی ہے کہ دے کین سے نو کہ میں ایک غلط طرف جھوٹ ملٹری نہیں چیف بولوں یہ گا, کہہ رہے ہیں جو کہ ریکارڈ پر ہے کہ ہمارے جہاز گرے اور ہماری ٹیکٹیکل مسٹیک تھی, یہ ہم نے اس کو کور اپ. اور دوسری طرف ایئر چیف اب یہ کہہ رہے ہیں, تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. اب صرف اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے معاملہ کہ ایک بائی پارٹیزن کسی صورت ہے. اپنی پوزیشن اور رینک کا ہی کوئی خیال اور شرم کرنی چاہیے تھی کہ میں کیا بول رہا ہوں, دی ایئر چیف, بٹ سٹل سامنے والے کے حیران کن بات. بالکل ٹھیک جی. انفارچونیٹلی اگر آپ کو یاد ہو کہ پلوامہ میں بھی انہوں نے اتنے فالس اور ڈوبیس قسم کے کلیمز کیے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی, اور اس کے اوپر مووی بھی بنا رہی ہے, کہ انہوں نے پہلے F-16 مارا ابھینندن نے اور اس کے بعد جو ہے نا جہاز کریش ہو گیا. یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان, جب ان کو میڈل دیا گیا ابھی چکر, تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کا جہاز مارا F-16 اور اس کے بعد ان کے جہاز میں کوئی خرابی آئی اور جہاز کریش ہو گیا اور انہوں نے ایجیکٹ کیا. سو جو قوم ہائیسٹ لیول پہ ان کے پریزیڈنٹ نے دیا ان کو ویٹ چکر, اور ایک امبیرسمنٹ تھی جس کو انٹرنیشنل اینالسٹ نے بار بار کہا, وہ اینالسٹ جو کہ پرو انڈینز ہیں جن میں کرسٹن فیئر تھی, اس نے کہا جی I wished that they could have shot any F-16 of Pakistan but unfortunately they never did. تو وہ اتنا بڑا جھوٹ اگر اس وقت بول سکتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت مطلب جتنی بےزتی میرا خیال میں اس دفعہ ہوئی ہے وہ پلوامہ کے مقابلے میں بھی ان کی. لیکن سر یہ کتنا برا ہے آپ کے جو ینگ فائٹر پائلٹس ہیں یا آفیسرز کے مورال کے لیے. فوجی کے پاس بڑی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے بھائی, ایک رینک کی اپنے اچیومنٹس کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. جب ان کو یہ پتہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ایئر چیف جھوٹ بول رہے ہیں, دنیا کے سامنے غلط بات کر رہے ہیں, غلط میڈل پہنایا جا رہا ہے, جھوٹے ساری باتیں ہو رہی ہیں, ان کا کیا مورال رہ جائے گا اور وہ کیسے لڑیں گے کسی جنگ میں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ان کے ملٹری کو, ان کی ایئر فورس کو, ان کے پائلٹس کو, ان کی اپنی لیڈرشپ کو یہ بہت کلیئرلی پتا ہے کہ ان کے جہاز گرے ہیں اور پاکستان کا کوئی جہاز نہیں گرا. جی جی. اور یہ اس سے بڑی امبیرسمنٹ ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا یہ کرتی ہے نا سر, یہ پوری فورس کی جو ہے جنہوں نے لڑنا ہے سارا آگے بھی, ان کا تو مورال ہی ختم ہو گیا نا. اور آپ دیکھیں وہ فرینچ آفیشلز نے بھی باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے, فرینچ ایجنسیز اس کی تصدیق کر چکی ہیں کہ رافیل گرے ہیں. such a bad example for their juniors. اچھا سر ایک اور 2-3 چیزیں, ایک کہ خواجہ آصف نے بھی ابھی ایک ان کا ٹویٹ بھی ہم دکھا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تیار ہیں, آپ اوپن کوئی بھی تحقیقات کرا لیں کہ کس نے کس کے جہاز مارے ہیں اور کیا واقعہ ہوا تھا, آپ بھی تیار ہو جائیں, لیکن وہ تیار نہیں ہوتے. اچھا دوسری چیز, لاہور میں ایک ڈرون گرا ہے, تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کیا کوشش کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل کی خبر آپ کو بھی پتا ہے کہ جب سے ان کو اس ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے 7 کی صبح کو, اور اتنے جہاز ان کے گرے اور کمپلیٹ کنٹرول آف ایئر
पाकिस्तान फिजाइया का नजर आया और अगले 2 दिन उनके जहाज ग्राउंडेड भी रहे और उसके बाद उन्होंने एसएसएम्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और ब्राह्मोस मारने शुरू कर दिए और वो भी बेसिस पे जो कि अनप्रेसिडेंटेड था कि कभी भी न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो इस तरह सरफेस टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल नहीं करती इतनी डीप के 100-200 किलोमीटर्स इनसाइड द टेरिटरी। और उन्होंने वो एक फ्रस्ट्रेशन में आके ये काम शुरू किया और उन्हें पता था कि वो इस जंग को हार चुके हैं और फिर इंटरफेरेंस हुई इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स की। तो उसके बाद भी आज तक वो ये बयान देते हैं कि जी जो सिंदूर ऑपरेशन है वो जारी है और सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ जब तक कि हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर देंगे, जो ये जाहिर करता है कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं कर सके और उनको उसकी शिकस्त हुई जो कि पहले भी हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हो। जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये बड़ी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी ब्रेक की तरफ लेकिन वाकई जो मोदी ने अपने हाथ से सिंदूर लगाया मांग में वो अपनी कौम का खुद ही उन्होंने मिटा दिया है। और इस तरह के जो बयान जो चीजें आ रही हैं व्हाट अ जोक, व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। आपकी जो है ये मिलिट्री चाहे एयरफोर्स हो या दूसरी आर्मी हो हैज बिकम अ जोक। मिलिट्री के अंदर इतनी डायकॉटमी बयानात में, यानी एक कुछ कह रहा है दूसरा बिल्कुल उसके बरक्स बात कर रहा है, ये तो हैरत और दुख की बात ये लगी कि इस एयर चीफ को अपने रैंक का भी नहीं पास हुआ। ये किस तरह से अपने जूनियर्स और अपने ऑफिसर से आंख मिलाएंगे? पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि रैकेज गिरा है इंडिया के अंदर ही, इंडिया के एयरक्राफ्ट्स का रैकेज इंडिया के अंदर गिरा और उसके एविडेंस मौजूद है। पता नहीं कुछ छाल गया, सुपारी का पैकेट अब इस दफा मिल गया होगा कहीं से, उन्होंने कहा होगा कि जहाज गिरे होंगे। देखते रहिए। Honestly, what a joke and so embarrassing for you. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा थोड़ी सी कनाडा की बात करते हैं। शदीद रिसेशन चल रही है, मार्केट डाउन है और जो है पीआर के जो इनके प्रोसेस थे उनको उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो स्टूडेंट्स जब तक फुल टाइम जॉब पे ना हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। बड़े मुश्किल हालात है। रियल एस्टेट वगैरह तो बिल्कुल ही जो रह जाएगी, जॉब्स ही नहीं है। वो मैं एक जगह देख रहा था तो घर के घर खाली पड़े हुए हैं, कोई रेंट पे लेने को तैयार नहीं है। ऐसा ही है। तो इस तरह की सूरत हाल है। स्टूडेंट्स को जब रोकेंगे ना और तो जो और प्रॉपर्टी है वो भी रेंट से जाएगी क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, रेंट पे नहीं लेंगे, क्या होगा? तो बुरे हालात हैं। लेकिन इसमें भी मामलात के बाद ये खास तौर पे हुआ है जब मामला खराब हुए कनाडा और यूएस के, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसका मतलब कि ट्रेड ये सारा जो टैरिफ है इसने इसको अफेक्ट किया है बुरी तरह। लेकिन जितने भी बुरे हालात हों ऐसे हालात में भी मोहब्बत की पींगे जो है चढ़ रही है, बढ़ रही होती है। ये कैसे और वो भी ये कि जी आहा मतलब हेड आपके प्राइम मिनिस्टर है। क्या बात है जस्टिन ट्रूडो, तो वैसे ही देखे कितने हैंडसम और जब भी वो कहीं भी जाते थे उनकी पिक्चर्स और ये वो वायरल हो जाते थे कि यार कितना हैंडसम है। अच्छा 2018 साल उनकी शादी रही थी सोफी के साथ। बिल्कुल। और पता है ये जब मिले थे ना एक किसी डिनर पे मिले थे और ही वाज 31 एट दैट टाइम और सोफी को देख के कहा कि 31 इयर्स का मैं हूं और 31 इयर्स से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सोफी। लेकिन ये नहीं आपने बताया कि लेकिन सिर्फ 18 साल के तक प्लान 18 साल का है। लेकिन 2024 में 31 इयर्स जिसका इंतजार किया उसको सिर्फ 18 साल। और फिर 2024 में ओहदा अपना छोड़ा तो उसके बाद ज़ाहिर फरागत भी थी, थोड़ा सा फ्री से हो गए होंगे, महसूस कर रहे होंगे, करने को कुछ है नहीं। 23 में इनकी डिवोर्स हो गई थी। हाँ 23 में हो गई थी के साथ, वेरी सैड। और फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स थे जो इनको कौन आया फिर बताए ना, ये आया कौन उनकी लाइफ में, क्या हुआ? हॉलीवुड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो मतलब वो भी नहीं है, इतने संगीन मामलात, इतने सीरियस प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है तो व्हाई नॉट एंजॉय। तो कैसे अपने आप को रोक सकते हैं? और केटी पेरी को इतने हैंडसम लड़के क्यों मिलते हैं, ये भी एक सवाल है कि पहले ऑर्लैंडो ब्लूम, अच्छा उससे पहले वो जो वो नहीं थे रसल ब्रांड, नहीं रॉस ब्रांड, वो जिनके पहले हस्बैंड थे, वो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन एंड कॉमेडी मूवीज में एक्ट करते थे। लेकिन ये जो हैं तो इनका भी 3 साल ऑर्लैंडो ब्लूम के साथ 3 साल 2 साल विद हिम फॉर 6 इयर्स। उनकी बेटी भी है 4 साल की। और ऑर्लैंडो ब्लूम तो वैसे ही बहुत ही हसीन अदाकार। तो भाई मॉन्ट्रियल में ये हुआ कि दोनों एक जगह पाए गए, दोनों एक जगह पहुंचे और वो कुत्ते को घुमाते घुमाते केटी पेरी पहुंची एक रेस्टोरेंट में और वहाँ पे 2-2 से मुलाकात हो गई और सबने ऑब्जर्व किया। पिक्चर्स वगैरह तो खैर नहीं खिंचवा पाए और जाके ये नहीं हुआ, उनको डिस्टर्ब नहीं किया कुछ। लेकिन कुछ लग ऐसा रहा था जो रिपोर्टेडली जो लोग देख रहे थे वो कहते लव इन दी वाली सूरत हाल कुछ लग रही थी। सिर्फ लव? हाँ
बड़ा सीरियस लव लग रहा है, लेकिन कैटी पेरी के साथ देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर भी कोई हो ना, इंसान तो इंसान है। हाँ। और दिल रखता है तो फिर हो ही जाता है। बात ये कि दोनों अब सिंगल थे, हाँ। तो व्हाई नॉट, मतलब फिर अगर कोई अगर ऐसी हो ही जाती है कभी, ऐसी आपके क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, क्या है इसमें बट ये कि ऐसा? दोनों इतने मशहूर हैं, ये जाएंगे कहाँ कॉन्सर्ट्स घूमने? करने भाई, वो पहुंची थी ज़ाहिर है, और फिर उसके बाद वहाँ ये नहीं हुआ रेस्टोरेंट में, नहीं वो मॉन्ट्रियल में, वो तो खैर उन्होंने किया, अपनी मीटअप हुआ, उसके बाद फिर वो कॉन्सर्ट में भी पाए गए जी। अच्छा, तो I think यानी that's- 2 दिन बाद ये- कॉन्सर्ट था, तो कॉन्सर्ट भी पहुंचे वो देखने के लिए अच्छा, इसका जस्टिन केटी पेरी। ट्रूडो आई थिंक इज हैप्पी, और ये भी है कि लोग इनसे बहुत नाराज हैं कि इनके टाइम पे जो है ये रिसेशन के जो हैं ये हालात बने हैं, और लोगों ने बड़ा सफ़र किया है। नहीं कि अब वो कह रहे हैं मैं आज़ाद हूँ, अब तुसी संभालो, हाँ। मैं ते गया, मैं ते एंजॉय कर रहे हैं केटी पेरी दे नाल। तो ये जनाब चल रहा है, अब देखें क्या होता है, क्या खबर निकलती है इसमें से। पापराजी तो फिर पीछे पड़ जाती है ना, दोनों, एक तो इतने हैंडसम वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी वो फिर सेलिब्रिटी इतनी बड़ी, तो फिर कैसे बच सकती केटी है? पेरी की लक है भाई, क्या बात है, पहले ऑरलैंडो ब्लूम और अब जस्टिन ट्रूडो, क्या बात है, ऐसा क्या है खास? बस चलिए, क्या पता करें, ये वक्त की बात है, पर बात ही कि सही, हिम्मत की बात भी है ये। टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, हाँ, और बस जब मुलाकात हो जाए, इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए भाई। और बस वही बात एक है ब्रेक के ना, बाद बस वापस आते हैं। जोड़े आसमान पे बनते हैं, कुछ ऐसा भी हो जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी बातें होंगी, बहुत गपशप, न्यूज़ ऑन राइज एंड शाइन, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जरा थोड़े से सख्त सवाल बहुत ज़रूरी है जवाब हमें मिले, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं और थोड़ा सा टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि ऐसा तो हुआ ही नहीं। हाँ, कि वो सिर्फ एक जवाब ही था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके फेडरल बी एरिया राशिद बिनास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में बहन भाई जाँ बहक हो गए, वालिद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू जराए ये बता रहे हैं, और पुलिस के मुताबिक कि डंपर की टक्कर के नतीजे में यह हादसा रूनुमा हुआ है। अस्पताल मुंतकली के दौरान बहन भाई दम तोड़ गए। 22 साल की मानूर की अगले माह शादी थी। जाँ बहक भाई अहमद रजा की उम्र 14 साल थी और ये हादसा पेश आया। अच्छा, हादसा तो पेश आया, हादसे के बाद एक और हादसा हुआ, इसमें तो खैर जानी नुकसान हुआ, इसका कोई कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद 60 डंपर्स को आग लगा दी गई। ये किन्होंने लगाई? अब ये मॉब जाहिर है, कहते हैं कि वायलेंट मॉब था और वो रिएक्शन था, अवामी रद्द-ए-अमल था, उसके नतीजे में 60 डंपर्स को आग लगा दी गई और मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। एहतजाज की सूरत हाल, मतलब अवाम या जो फैमिली थी उनके जानने वाले भी थे उसमें, वो भी होंगे। अब ये तो ये जानना पड़ेगा ना, ये तो इंतजामिया का काम है कि वो देखे कि कौन लोग थे ये जिन्होंने आग लगाई है और उनका पर्पस पीछे क्या था, या ये आउट ऑफ एब्सोल्यूट एंगर ये काम कर दिया उन्होंने, या क्या किया। अच्छा, डंपर की टक्कर से जिला जुनूबी में 44 और सिटी में 3, जिला वस्ती में 75 और जिला कोरंगी में 52 अफराद जान से गए। यानी है ये बहुत बड़ा मामला। बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जाने जा रही है डंपर की टक्कर। तो हमें तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद ने ज्वाइन किया। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो। वालेकुम सलाम। जी अली भाई, लास्ट टाइम बात हुई थी डंपर के मसले को लेके तो कुछ आपने कहा भी था कि कुछ सेंसर्स का सिस्टम, कुछ चेंजेस लाएंगे कि उनकी विजिबिलिटी हो, और कुछ उनको सेंसर्स होंगे तो अलार्म हो जाएगा कि जी नियर बाय कोई है, कोई इंसान है, कोई बाइक है। तो लेकिन फिर भी हादसे वैसे कि और कैमरे का भी कहा था आपने, कैमरा, लाइसेंसिंग के मामले में भी आपने कहा था कि रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं। पहले उससे आगाज करते हैं बात का। जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। देखिए, बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़या फिर से आया है हमारे सामने, और इस पे जितनी हम इसको कंडेम करें, जितनी इस पे अफसोस करें कम है। मगर इस पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने डंपर एसोसिएशन जो है उनके साथ मिलके माजी में जो हमने SOPs तय किए थे उसके तहत सब चीज़ें चल रही थी। अब उस टाइमिंग पे, जिस टाइमिंग पे जो डंपर्स की हमने 10 बजे के बाद रखी हुई थी, ये वाकया जो आया है सामने, दिस वाज अराउंड 3 in the morning, सुबह 3 बजे का टाइम था जब ये हुआ है। तो वो जो हमने जो अपनी इन्फोर्समेंट है, पाबंदी है, वो अपनी जगह जारी है जो SOP बनाई है। अब हमने डंपर एसोसिएशन में हमने ट्रैकर लगा के कि आप किस स्पीड पे डंपर चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, वो भी अराउंड 100 से ज़्यादा, मेरे हिसाब से भी कम है, मगर ये हमने उन पर प्रेशर डाला है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। और 100 गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं जिनकी आप स्पीड मॉनिटरिंग और ट्रैकर के थ्रू आप देख सकते हैं कि उनकी
क्या आपने किधर डंपर चल को रहे हैं, कैसे 100 की स्पीड अलाउ की हुई है? कितनी 100 speed? गाड़ियों में 100 लगे हैं अभी, ये डंपर- कह रहे हैं। अच्छा समझ नहीं अभी आई। हाँ, 100 तो स्पीड लगी- लिमिट हाँ, क्या है वैसे? अभी- स्पीड लिमिट क्या है इनकी? स्पीड लिमिट जो भी देखें, डिफरेंट जो शराइ होती हैं उनकी डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी हाईवे की अलग होती है, कोई मेन रोड की अलग होती है, तो इट्स डिफरेंट, मतलब ट्रैफिक या जो भी लेकिन अली भाई ये 100 तो कानून- कुछ भी नहीं है, और वो भी लगे या नहीं लगे वही- अभी कंफर्मेशन नहीं है। हजारों की तादाद में नंबर्स तो हैं। इस पे लगा मैं हुआ उस था पे- या नहीं? मैं उस पे आ रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा अगर 1 मिनट दे दें, जी, जी, जी। बात में मुकम्मल करूँ तो मैं आपको पूरी बात था। तो हमने जो ट्रैकर लगाए और जो बनाए वो अराउंड 100 है, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कम है। आपसे आपके बोलने से पहले ही मैंने कह दिया था कि इट्स नॉट, वी नॉट सेटिस्फाइड विद इट। अब मैं आ जाता हूँ कि सानिया जो हुआ, पहले मैं इस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ कि ये क्यों हमारे लिए एक थोड़ा वैसे तो ये ऑलरेडी एक्सीडेंट हो रहे थे और वो हमारे लिए एक इशू था, बिल्कुल था, मगर ये चीजें अब किस डायरेक्शन में और किस मकासद के तहत लेके गई या लेके जा रहे हैं कुछ लोग, उस पे हमने थोड़ा रोशनी डाली तो काफी चीजें हमें गंभीर दिखी। उसमें ये था कि इसको एक लिसानी एथनिक रंग दिया जा रहा है। वहां से बयानात आ रहे हैं कि जी हम महाजिर जो कम्युनिटीज हैं वहां जाके अगर डंपर जलाएंगे तो हम वहां जाके लोग जलाएंगे, वहां से इन लोगों ने फिर 7-8 डंपर्स जलाए, और जो सोची समझी साजिश के तहत, बिल्कुल बिल्कुल उसके तहत। अब देखें, मैं आपसे सुबह के 4 बजे एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसमें ठीक है थोड़े लोग जमा हो गए, आप मुझे बताएं उसके 1-2 घंटे बाद, ठीक है, उसके सुबह 4 बजे रहे, उसके ना इतने लोग जमा हो सकते हैं ना कुछ हो सकते हैं, उसके बाद टारगेट कर करके डिफरेंट जगहों पे 7 और डंपर जला दिए जाएं, तो ये किस तरफ चीजें हम जा रहे हैं? फिर लसानियत की बुनियाद पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी सियासत चमकाती हैं वहां से बयान आता है, फिर को काउंटर हो, फिर ये डंपर एसोसिएशन शहर बंद कर दे अपने प्रोटेस्ट में, तो वो चीजें तो डायरेक्शन देखे, एक प्रॉब्लम होना एक चीज होती है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना एक और चीज होती है, मगर किसी की मिजरी पे या किसी की दुख दर्द पे सियासत चमकाना और नफरत अंगेज चीजों को करना, तो हमने 14 लोग गिरफ्तार किए हैं अभी। अच्छा। जो ये डंपर जलाने के ड्राइवर तो ऑलरेडी गिरफ्तार है जो इसमें इन्वॉल्व था, मगर उसके अच्छा, अलावा जिन लोगों ने आपने डंपर ड्राइवर का जलाए, कोई ड्रग टेस्ट वगैरह किया कि कोई नशे में था, कोई कुछ इंटॉक्सिकेटेड? बिल्कुल हमने, हाँ ये सब चीजें हैं, इसकी रिपोर्ट्स भी आनी है, और मैं आपको इसकी सीसीटीवी अगर फुटेज आप देखें, टेक्निकली ये मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ कि हुआ क्या और गलतियां कहाँ कहाँ हैं और किस किस की हैं, मैं आपको कि क्लैरिटी के साथ, इसलिए कि थोड़ा हमने इसको बारीकी से देखा है। गाड़ी जो मोटरसाइकिल लगी उसको मारा किसी और गाड़ी ने, वो बाइकर जो है वो मेन रोड पे जब वो गिरा तो वो फिर डंपर उसके ऊपर चढ़ गया, मारा किसी और गाड़ी ने, एक्सीडेंट किया, मगर डंपर भी क्यों उस लेन में नहीं चल रहा था जो डंपर्स के लिए अलग हमने बनाई हुई है, एक फास्ट ट्रैक जो दूसरी लेन है वो उस तरफ क्यों चल रहा था? तो गलती ये सबकी है और ये देखने वाली भी है कि ये क्या है। मगर देखें, इस पे तो बिल्कुल इकदामात हो रहे हैं, इन पे इंश्योरेंस भी हमने कराई कि जो भी लवाकिन हो, चाहे वो डंपर हो, तो ये इंश्योरेंस होगी तो इन चीज़ों का अजाला हो जाएगा, कॉम्पनसेशन हो जाएगी, जबकि मेरे हिसाब से जान का कोई मोल नहीं होता, मगर वहां भी अली भाई बिल्कुल, ये तो हम भी ये कहेंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ज़ाहिर उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, जो फैमिली है उनको, और इंसानी जान का कोई रिप्लेसमेंट। लेकिन देखें, इस पर थोड़ी सी मजीद आप बात करें, ये जो मैं आपसे सेकंड करता हूं आपको कि ये 60 डंपर्स का जला देना, ये कोई मेथड है? ऐसे किसी आम आदमी के घर तो वो चीजें भी नहीं है कि वो फौरन लाकर और कैसे डंपर को जलाना है, ये भी एक तरीका है, जिसने पहले जलाया होगा उसे पता होगा। तो इस पर जरूर आप नजर रखें कि ये क्या हो रहा है। वही देखें, लसानी बयानात आना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लीडर्स की तरफ से, फिर उसके बाद इश्तियाल में लाना लोगों को, और उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद आप देखें ना ये चीजों, मतलब सुबह के 3-4 बजे
अब ये चीजें किसके पास मौजूद होंगी? अच्छा, तो 3 उस बजे तरह से वो हादसा हुआ है, chemical डंपर petrol को कितने बजे चलाया है? 2 घंटे बाद ये कह रहे हैं। डंपर्स को 2 घंटे बाद 2 5 घंटे बजे। तो जैसे कि हाँ। कोई रेडी बैठे हुए वो लोग। रेडी भी नहीं, समझे कि वो जागे हुए हैं, उनको पता होगा ये वो क्या Yes. ऊपर से इनको कहीं से इतनी जल्दी order- reaction। या 5 नहीं, in the इतना भी morning। जल्दी नहीं। मगर ये वही मैं कह रहा हूँ, वो तो जागते रहते लोग, मगर मैं कह रहा हूँ कि और देखिए अली भाई, जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि किसने जलाया, पकड़े जाना चाहिए, आपने 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया, तो बिल्कुल इससे कोई गलत ये कंफ्यूज इसको ना करे कि वो जो जान गई है, बहरहाल वो जिम्मेदारी है इंतजामिया की, और इंतजामिया उसको देखेगी, बिल्कुल। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। तो ये जरूर दोनों बातें साथ साथ करनी चाहिए। अच्छा, और वो जो वरना गाड़ी है- मिसइंटरप्रेट बिल्कुल। करते हैं लोग जी। कि आप तो जी वो सिर्फ वो जो गुस्से में है, गम में लोग हैं, उनको नहीं, कंडेम बिल्कुल। कर रहे हैं, और उसको ऐसा कुछ ये नहीं गम करना। वाले नहीं अच्छा, थे। ये इनका आप कुछ ताल्लुक नहीं। अली, इसको जो जिस गाड़ी ने मारा उसके ड्राइवर को पकड़ा आपने, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसको भी पकड़ा जी जी आपने? बिल्कुल, उसको भी गिरफ्तार। सही। और ये और जो आप उसी के तहत हमें पता चला। ये जो आप सेंसर्स और इनकी बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए 3-4 महीने हो गए हैं जब हमने इस इशू को उठाया था, बहुत ज्यादा ये हो रहा था, और आप ज्यादा हमारे शो पर आ भी रहे थे। तो 3-4 महीने में अली भाई 100 डंपर्स पर आपने, वो भी आप कंफर्मेशन से नहीं कह रहे कि ट्रैकिंग लगी हुई है और सेंसर्स लगे हुए हैं। सर ये बहुत स्लोली चल रहा था। देखिए हमने तो उनको डेडलाइन दे दी थी ना कि विद इन 3 मंथ्स ये सब चीजें वी वांट के, ये सब चीजें हमने जो लॉज थे, जो पाबंदियां थी कि जी इस रूट पे आपको चलना है, इस टाइम पे आपको चलना है, वहां कोई गफलत हो, कोई रेकलेसनेस हो या नेग्लिजेंस हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम बताएं आपको। उस टाइम पे जो पहले होता था, दिन दिहाड़े ये एक्सीडेंट हो जाते थे, लोग शिकायत करते, अब एटलीस्ट ये चीज आप माने कि ये हुआ एक सानिया तो सुबह 3 बजे और आप कोई यहाँ पर ऐलान कर सकते हैं अली भाई, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या जो जख्मी है उनकी फैमिली के मेंबर, उनके इलाज की सहूलत, फिर रोजगार के मामलात, और उसकी फैमिली को भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान करते हैं। और इन ड्राइवर्स को सजाएं भी फिर मिलनी चाहिए सख्त। बिल्कुल, इस पे बिल्कुल उनको सपोर्ट भी करेंगे, इस चीज को देख भी रहे हैं। और ये जो लसानी बुनियाद पे एथनिक किस्म की चीजों को लेके जाया जा रहा है, उस पे हमने एक कमेटी भी बना दी है इसको मजीद प्रोब करने के लिए। जो 12-13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, किसी ग्रोह से ताल्लुक है, और वो किस माइंडसेट और ये किस कमांड उनका कहाँ से आया था ये ऑर्डर, या इसलिए दे वर नॉट पीपल जो उस वक्त मौजूद थे ऑन द स्पॉट, और दे वर नॉट पीपल जो उस फैमिली के थे या उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त। ये एकदम से उनको 1.5-2 घंटे बाद जो निकल के इन्होंने जलाना शुरू किया, वो क्या मंसूबा था या क्या प्लान थी, दैट इज सेपरेट। मगर इंतजामिया और हुकूमती जिम्मेदारियां, दैट इज सेपरेट। वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, उस पर वर्क भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसको बेहतर भी करेंगे। Thank मगर you so much. देयर इज नो रूम। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान से हुकूमत अली राशिद हमारे साथ है, लेकिन देखिए शहरी की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत और की है, बहुत इंतजामिया बड़ा- की है। बहुत एक भी जान जाती है तो ये बड़ा फेलियर है, क्योंकि उस पूरे खानदान को सफर करना पड़ता है उसकी वजह से। देखिए यहाँ तो ना, 2 जाने चली गई हैं और एक जख्मी भी है। वो बच्ची जिसकी शादी होने वाली थी, वो बच्चा जिसने अभी अपनी टीन एज में था, जी। 14-15 साल, उसने तो बहुत सारी बहारें, बहुत खुशियां देखनी थी। कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल किसको ऐसे ही है। सजा दें? किसको सजा क्योंकि देखिए हम अगर हम सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अगर ट्रैफिक कवानीन को आपने बेहतर बनाना है, या ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर बनाना है, या आपने लाइसेंसिंग या सेंसर या जो कुछ भी आपने करना है ट्रैफिक के फ्लो को, वो आपने करना है ना। असल में मुझे तो लगता है कि हमारा ट्रैफिक निज़ाम पाकिस्तान का कोलैप्स कर गया है। हमारे यहाँ ना गाड़ी वाले को तमीज़ है गाड़ी चलाने की, ना बाइक वाले को एहसास है कि मैं किस तरह से, जो आदमी खासतौर पे लड़के लोग चल रहे होते हैं, ना कोई हेलमेट लेना, कहीं से भी आ जाएंगे, इतना खौफ होता है। मैं खुद ड्राइव करती हूँ, आप यकीन करें, मुझे लगता है मैं तो बचाती हुई आ रही हूँ सबको। और मैं कितनी दफा मैंने उनको मना भी किया है कि भाई आप ध्यान से ट्रैफिक चलाओ कवानीन को बेटा। सख्त करने की जरूरत है, तो बिल्कुल हम ऐसे लोग ही। के ना ये ट्रैफिक सिस्टम इज एब्सोल्युटली जीरो एंड अ फेलियर। जिम्मेदारी बहरहाल इंतजामिया की है, और उन्हीं से वही ट्रैफिक आंसरेबल है, उन्हीं से पूछा को जाएगा। सही करना अगर कोई इंसानी चाहिए। जान ड्राइवर जाती को है तो खौफ हो, जरूरत डंपर वाले को खौफ हो, बाइक वाले को खौफ हो, पेडेस्ट्रियन को खौफ हो कि हमने जो है कानून उसको नहीं बिल्कुल। तोड़ना। उम्मीद करते हैं हम कि इस फैमिली की भरपूर सपोर्ट की जाएगी, हर तरीके से, हर लिहाज से इनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक से पहले अभी हम सिस्टम की बात कर रहे थे तो खलील साहब के ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ उससे एक मुझे कल लाइन बड़ी ज़बरदस्त लगी कि भाई जिस तरह जहाज़ जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा होता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता, हम बिल्कुल स्टिल होते हैं, इसी तरह सिस्टम है कि चल रहा है लेकिन महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता हो रहा नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे लगता है खलील साहब ने इंस्पिरेशन जो है ना वो मुनीर नियाजी के शेर से लिया कि मुनीर इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये खैर सिस्टम की तो बात आपने कहाँ छेड़ दी, ये तो वक्त निकल जाएगा इस सिस्टम के बारे में, इसकी बुराइयों के बारे में। अभी एक खबर जिस पे ज़ुहैब जो है बड़ा उन्होंने सीरियस जो है ना एक्शन लिया और कहा कि इस पे बात करनी चाहिए, तवज्जो दिलाई, मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है जी। असल में हुआ ये कि साहिल लोधी के जो हमारे बड़े स्टार हैं और बड़े मोतबर हैं, एहतराम करते हैं उनका, साहिल लोधी का एक उन्होंने वक्त लगाया भाई इस फील्ड में और काफी ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी भी, बहुत टैलेंट है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी विटी। लेकिन ये हुआ कि वो खबरों में आजकल बहुत, हाँ जी, सोशल मीडिया पे अब इस तरीके से बीटीएस जैसे हम भी बना रहे होते हैं अपने शो का, शो से पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो साहिल लोधी की भी इस तरह की स्पेशल वीडियोस आ रही हैं बड़े स्टाइल से, अरे भाई तो उधर पे आ गया, अरे भाई ये हमने ये इस तरह की वीडियोस देखी लोगों ने, उसमें जुमले नॉट अगेन वाली उसकी पैरोडीज भी बनाई कुछ सेलिब्रिटीज ने, बड़े मजे की वीडियोस हैं, लेकिन जो ये हमें पता था, लेकिन जो हमें नहीं पता था वो ये कि डॉक्टर जी खान जो है, डॉक्टर जी खान ने उन्होंने तो क्लेम मेरा किया कंटेंट है और सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो सारा मेरा कंटेंट चुरा है, मैं बीमार क्या हुआ, आपने सारा मेरा कंटेंट चुरा लिया और नॉट अगेन की जगह आपने कुछ और लगा दिया, तो सारा ये मेरा है। उन्होंने कह दिया कि चुराया जा रहा है। तो ज़ुहैब ने कहा इनसे बात, तो मैंने कहा कि भाई हमने कहा कि डॉक्टर जी खान को बुला लेते हैं कि ये क्या मसला है भाई, कौन किसका कंटेंट चुरा रहा है। जी खान गुड मॉर्निंग करते हैं आपको, वेलकम करते हैं शो पर, कैसे? और जी खान आप किस तरह की वीडियोस वैसे बनाते हैं? हेलो Hello, Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show, Zuhaib. Thank you so much, Nadia, for having me on the show. बिल्कुल, ये जरा डॉक्टर साहब बताएंगे आपके वैसे, अच्छा वैसे आप डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हैं? एंड डॉक्टर जी बेसिकली मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, मैं ग्रेड 18 मेडिकल ऑफिसर और मैं पीड्स डिपार्टमेंट में आजकल सर्व कर रहा हूँ, मगर मेरी जो अपनी स्पेशलिटी है इट्स एस्थेटिक्स, जो आपकी बड़ी फेवरेट है एंड यू आर वेरी मच क्लोज टू एस्थेटिक्स। तो मैं एस्थेटिक्स में भी हूँ और डर्मेटोलॉजी में अभी मैं स्पेशलाइजेशन के लिए तो और ये कंटेंट क्या बनाते हैं, ये जो आप YouTube पे या Instagram पे आपका कंटेंट क्या होता है वैसे? सबसे पहले नादिया मैं आपको एक बात बता दूं कि थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ज़ुहैब यू आर डूइंग अमेजिंग और मैं इस शो पे आने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आप पूछना चाहेंगे कि क्यों एक्साइटेड था? क्यों? बिकॉज योर शो इज राइजिंग एंड शाइनिंग, सो इट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। एंड सेकंडली नादिया, जो लोग पॉप कल्चर के शौकीन हैं और जो पाकिस्तान में टीवी और शो बिजनेस देखते हैं, अगर कोई ये बोले कि वो आपका फैन नहीं है तो झूठ बोलेगा। एवरीबडी इज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हिडनली, apparently in the industry, outside the industry is your fan. You are the undisputed queen of screen and seriously? ये क्या था? So kind of you. Thank you so much. मेरी टीम ने मुझे कहा था पहले जाके होस्ट को जरा मक्खन लगा देना चाहिए, अब देखो अब हीरो कर दिया, ये बताना जरूरी था। अच्छा, नॉट अगेन वाली बात क्या बात है, क्या सीरियसली कंटेंट बना रहे हैं, हाँ ये बताओ तुम बना क्या रहे थे कंटेंट और फिर क्या हुआ? साहिर लोधी का तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये इसका छाप रहे हैं वो कंटेंट, आपको लग रहा है कि इट्स बेसिकली नादिया मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो टेलीविजन से हुआ था। मैंने पाकिस्तान का पहला एक्टिंग रियलिटी शो जीता था, मैंने कातिल पाशा साहब के साथ सीरियल भी किए हुए हैं, मैं टीवी में कराची में काफी काम कर चुका हूँ। फिर मेरी MBBS स्टडीज और मैं अब्रॉड चला गया। तो जब सोशल मीडिया का आगाज हुआ तो हम लाइव आते थे कोविड के टाइम पे, और राखी सावंत और जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स और क्रिकेटर्स, हम सारे कोविड में टाइम किल करे। उन्हीं दिनों में टिकटॉक का आगाज हुआ और बहुत टिकटॉक का बूम था, तो आई ज्वाइन टिकटॉक। तो टिकटॉक पे ज्यादातर लोग उछलबाजी ये वो, तो मैं एक तरह एजुकेटेड बंदा था, तो मैं मोटिवेशनल स्पीचेस भी करता था, मैं अपना लाइफस्टाइल भी दिखाता था, खाना पीना। तो इतने में मेरे एक दफा एक कैमरामैन को मैंने कहा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाते हैं, तो उसने एज अ पपराज़ी बन के मुझसे ना कोई सोशल इशू पे बात करना शुरू कर दी। हेलो डॉक्टर जी खान, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ भी आ गए, ओ गॉड नॉट अगेन। वो इतना वायरल हुआ कि उस पे 10 मिलियंस एंड 15 मिलियंस वीडियोस पे व्यूज होते थे और वो मेरा एक आइकॉनिक स्टाइल बन गया। लेकिन ये कि उसको मैं हर कंटेंट मेरा वो नहीं होता, मैं मोटिवेशनल स्पीचेस भी करता हूँ, मेरी मीडिया की इवेंट्स भी होते हैं, होस्टिंग भी करता हूँ, मेरी काफी चीजें। लेकिन ये जो सिग्नेचर स्टाइल है ये बहुत वायरल है और ये जितने फिर इसके बाद की कहानी, इसके बाद बताएं साहिर लोधी कैसे आए पिक्चर में? हाँ, तो लोधी कैसा है, तो ये जो है बेसिकली जो भी बंदा इस पे वीडियो बनाता है उसकी वीडियोस पे व्यूज तो आते ही है, तो एक लिखा हुआ वो सीन है। इन्फ्लुएंसर्स बनाते थे, मुझे कोई इतना इशू नहीं था, मैंने कहा बस बनाते हैं, सो कि मेरी पब्लिसिटी हो रही है।
بٹ ریسنٹلی میری سرجری تھی اور میں ڈپریشن میں انزائٹی میں کہ یار مجھے انستھیزیا لگے گا اور میں آپریشن تھیٹر جاؤں گا. سڈنلی میرے سامنے ایک ویڈیوز آتی ہے, تم یہاں بھی آ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, ساحر لودھی, دی ساحر لودھی. تو میں بڑا خوش بھی ہوا کہ چلو مجھ پہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, مگر انہوں نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا. پھر سڈنلی فیصل قریشی نے بھی ویڈیو بنائی, یاسر نواز نے بھی ویڈیو بنائی, فیصل رحمان نے بھی ریسنٹلی ابھی بنائی, سب انہوں نے بھی بنانا شروع کر دیا ہے, اجاد اسلم آغا نے بھی بنائی. مجھے کوئی ایشو نہیں تھا, لوگ مجھے ٹیگ بھی کر رہے تھے, مینشن بھی کر رہے تھے. میں نے کہا اٹس اوکے, کوئی ایشو نہیں ہے. سڈنلی میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ سارے کامنٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے جس میں لوگوں نے میرا نام مینشن کیا ہوا ہے. ساحر لودھی نے ڈیلیٹ کرنا شروع کیا. سوری, ساحر لودھی نے ڈیلیٹ کرنا شروع کیا. مطلب ساحر لودھی کے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ جتنے بھی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ تھے, سب لوگ مجھے ٹیگ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر زی خان کی سوری ود ریسپیکٹ چیپ کاپی یا 2.0 یا ڈاکٹر زی خان لائٹ وغیرہ وغیرہ. سڈنلی وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے, کچھ کامنٹس ہائڈ ہونا شروع. تو میرا مینیجر نے مجھے بولا کہ سر آپ اسے کال آؤٹ کریں. میں نے کہا اٹس اوکے یار, اٹ ڈزنٹ لک آکورڈ, لگتا ہے کہ تم نے مجھے کاپی کیا, بس فائن. پھر سڈنلی گیلیکسی لالی ووڈ میں مومن علی منشی نے اس چیز کو ڈسکس کر دیا کہ یہ اسٹائل ڈاکٹر زی کا ہے. تو میں بڑا موٹیویٹ سا ہو گیا. پھر بھی میں نہیں بولا. پھر میرے سامنے ساحر بھائی کی ایک ویڈیو آئی کہ تم مجھے گن دکھاؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن اگر تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. میں نے کہا سیریسلی, اوکے ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ اتنا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اوریجنل بھی ہونا چاہیے. تو یو تھنک کہ ساحر نے یہ آپ کو کہا ہے, ڈائریکٹلی آپ کو کہا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں کہا. ان کی ایک ویڈیو ہے, وہ بڑا ان کا دیکھیں ساحر کا جو ایک آپشن جو امیج ہے, سیلف آبسیشن اور بہت زیادہ میں, اور جس طرح سے وہ ٹرول بھی ہوتے ہیں, تو ان کی یہ چیز میں نے جب دیکھی تو میں نے کہا یار آپ اتنے سینئر ہیں. عزیز ذرا یہ بتاؤ کہ اب آپ چاہتے کیا ہو, یہ تو سمجھ آ گیا مسئلہ کیا ہے. ناؤ ٹیل می واٹ ڈو یو وانٹ, آپ ساحر لودھی سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا مین ٹاپک ہے پلیجرزم. میں آپ کو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی سینئر ہیں اور آپ نے مارکیٹ کو ہمیشہ کچھ نیا دیا ہے, سو بینگ اے سینئر انہیں کچھ نیا دینا چاہیے جس سے لوگ سیکھیں, جس سے لوگوں کو کولیبوریشن کا موقع ملے, پلیٹ فارم ملے. اگر سینئر بھی آپ کا کانٹینٹ, تو ساحر لودھی کا کوئی رسپانس انہوں نے دیا اس پر, آپ کی اس ویڈیو پر, یا کوئی ان کی طرف سے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہے. لوگوں نے بہت زیادہ ڈیجیٹل پیجز نے, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ لوگ شیئر کر رہے ہیں, ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا. انہوں نے ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو نے کہا تھا کہ میں اتنا ریئیکٹ نہیں کرتا. فائن, اٹس اوکے, کوئی اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ان کو کیا کہیں گے, واٹ وڈ یو لائک ہم ٹو ڈو, کہ ایسے بناتے رہے, آپ کیا چاہیں گے ویسے؟ دیکھیں, میرا مقصد کسی کو ڈیگریڈ یا ڈاؤن ویلیو کرنا نہیں تھا. ہی از مائی ریسپیکٹیبل سینئر, آئی لو ہم, ہی از این امیزنگ گائے. میں صرف یہ چاہتا ہوں, میرا جو بات ہے پلیجرزم. Plagiarism is a crime. Plagiarism is a death of creativity. آج کے دور میں جب اتنا ٹف کمپٹیشن ہے, everybody is trying to make their presence felt. آپ کچھ اوریجنل دیں مارکیٹ کو, آپ کی سیلف آبسیشن سے اور اپنی برانڈنگ سے نکلیں. مطلب آپ کو جیسے امیتابھ بچن, شاہ رخ خان اگر اپنی برانڈنگ کرتے ہیں, انہوں نے بہت کام کیا. چلے ڈاکٹر زی خان, یہ میسج پہنچ گیا آپ کا ساحر لودھی تک, اور امید ہے انہوں نے سن بھی لیا ہوگا اور سن بھی لیں گے. بہت شکریہ رائزن شاہد میں آپ نے ہیونگ سیڈ دیٹ, ساحر بڑا نام ہے, ساحر نے بہت سال دیے اپنے لائف کو ٹو دی انڈسٹری, اور بڑا مزیدار کانٹینٹ بھی بنایا ہے, آل دیٹ. تو لیکن یہ کافی انٹرٹین کیا لوگوں کو ایک سال, لیکن یہ کہہ رہے ہیں بھائی, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کانٹینٹ چوری ہوا ہے تو ان کو ساحر کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اگر وہ اس کو کہہ بھی دیں گے. ہاں ویسے ہے تقریباً ایک ہی جیسا, میں نے دیکھا. آپ کو کیسا لگا ویسے, آپ کو سملر لگا؟ تقریباً تھوڑا سملر ہے ویسے, ناٹ اگین والا, اور یہ کنفیوز تھی اس میں. تو میں تو خیر ساحر کو میں خود بھی فون کر سکتی ہوں ویسے. صحیح, چلے ٹھیک ہے, فون کر کے پوچھے گا. ساحر کو میں خود بھی فون کر کے پوچھ ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بھائی کیا کرنا ہے. ویلکم بیک آفٹر بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں بہت انٹرسٹنگ آج باتیں ہوئیں, سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. سوچا کیجئے, دماغ کا استعمال کریں. اور یہ کہ کرنٹ افیئرز آپ اس کو بہت ڈرائی لے کے, سمجھ بھی نہیں آتا, ارے بھائی ہمیں کیا پتا ہم کیا کر سکتے ہیں, ایسے نہ سوچیں. ضرور سوچیں, آپ کے ملک میں ہو رہا ہے, دنیا میں جو ہو رہا ہے نا, اسی لیے اللہ نے دیا ہے, اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے, یہ دماغ بھی دیا ہے آپ کو کہ تاکہ آپ سوچیں اور سمجھیں, جانیں. اور آنکھیں بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگنورنس از بلس, آئی ڈونٹ ایگری. نہیں بالکل نہیں, اگنورنس از ناٹ این ایکسکیوز. اور ہمارے شو پہ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی سمپل سادہ سٹائل میں, تو ٹینشن ناٹ. تو خیر ابھی کیا ہے, 11 تاریخ آج ہے, اور 11, 12, 13 2 دن بیچ میں, اور پھر 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے. ٹھیک ہے, اور 11 اگست کیوں امپورٹنٹ ہے بھائی, یہ بتانا بہت ضروری ہے. 11 اگست ہم اقلیتوں کا دن مناتے ہیں, یعنی مائنورٹیز کا ڈے بناتے ہیں خاص طور پہ. ویسے تو مائنورٹیز ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور 14 اگست پہ بھرپور سیلیبریشنز مائنورٹیز بھی ہوں گی, اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو ایز اے پاکستانی جیسے ہم سیلیبریٹ کریں گے. لیکن خصوصی طور پر
کیونکہ ہماری خاص توجہ ہے. ہم یہاں پر ہیومن رائٹس کی, ریلیجن کی بنیاد پر ہم تفریق پہ بالکل بلیو نہیں کرتے, ریس کی بنیاد پہ تفریق پہ بلیو نہیں کرتے, جینڈر ہمارے یہاں ایکویلٹی ہے. تو آج کے دن پر ہم اس سفید رنگ کو جس سے ہمارا جھنڈا مکمل ہوتا ہے, ہم اس کا دن مناتے ہیں خاص طور پہ. اور اگر یہ سفید رنگ نہ ہو تو پاکستان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ پاکستان ویسا نہیں انکمپلیٹ کہ ہے. دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پرچم میں خاص سمبولکلی وہ ہیں جی, ہمارے دلوں میں, ہمارے پرچم میں, اور پھر دن بھی منایا جاتا ہے. یہ چیز یہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی لگے کہ بھی ہم سب ایک ہیں. اور پرچم میں یہ سفید رنگ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمارے دل و جان کا حصہ ہے. بالکل ایسی ہے جیسے ایک جسم میں ایک باڈی جو ہے اس کے تمام لیمز ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے بالکل مائنورٹیز ہمارے ساتھ ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان, ان کی تقاریر ہیں بہت ساری, بہت ہی مشہور و مقبول تقاریر ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہیز, وہ تو خیر انہوں نے ایک بڑی اچھا ایک میسج دیا تھا کہ ہندوز آر سیز ٹو بی ہندوز, مسلمز آر سیز ٹو بی مسلمز, کرسچنز آر, ایوری ون از یو نو free to go to their temple, mosque and all that. تو یہ ساری انہوں نے باتیں کی تھی. مذہبی آزادی, مذہبی اور آزادی. ہماری کتابوں میں ہم کتنا پڑھتے تھے, اور اتنا ٹیسٹ میں, ایگزام میں بار بار یہ چیز آتی تھی تاکہ بچے جو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں. اور میں نے اپنی ساری زندگی میں زہیب ایک بڑا آن اے ویری سیریس نوٹ, آنیسٹلی میں نے کبھی نہیں اپنے خاندان میں, فیملی میں, اسکول میں, کالج میں, اپنے گھر میں, ماں باپ کبھی نہیں سنا کہ کبھی کہ بھئی یہ تفریق کی بنیاد پہ یہ ہندو ہے, یہ فلاں, کبھی نہیں ایور. بالکل کبھی کوئی مطلب فرق اس پہ کیا ہی نہیں. اور بالکل, اور ہمیں نہ کسی نے کبھی بتایا, نہ ہم نے فیل کیا, نہ بھی کچھ ایسا کچھ امپریشن ملا. ترقی کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم سب کو لے کر ساتھ چلیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے سبھی کام کر رہے ہوں. اور یہ عملی نمونہ ہے پاکستان. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے مختلف قومیات, مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں, اور یہ ہماری کامیابی ہے, محبت کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے کہ جتنے بھی مسائل اور ہوں, لیکن اوور دا جنریشن, جتنے بھی اوور پیریڈ آف ٹائم اور جنریشن جتنی بھی آئی ہیں, یہ محبت اور کہتے ہیں نا کہ یہ رہا ہے. بالکل, جی کوئی تفریق نہ ہو, یونٹی یہ رہی ہے. اس کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے شو پر دعوت دی ہے منسٹری آف مائنورٹیز سے, منسٹر ہیں مائنورٹیز کے پنجاب کے, رمیش سنگھ اروڑا صاحب. اروڑا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن میں. گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ جی, میں بالکل ٹھیک تھی. جی سر, مجھے بتائیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے ابتدائیہ دیا اپنا, یہ تو واقعی ایک عملی نمونہ ہے پاکستان. اگر دنیا کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر سکون کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ فری ہیں اپنی عبادتگاہوں میں جانے کے لیے, اپنی رسومات ادا کرنے کے لیے. دیکھیں جی, اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہے, اور ہمیشہ اقلیت کی ترقی, اقلیتوں کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے. اور میری جو حکومت ہے انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب, ہم تو پیشنیٹ ہے. اور میری تو وزیر اعلیٰ نے پنجاب اسمبلی کے اندر پہلے ہی دن کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, ان کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. اینڈ وی آر کمیٹڈ اینڈ پیشنیٹ ٹو سرو اوور مائنورٹیز. اور پچھلے 1 سال 6 مہینے کے اندر جو ہم نے کہا وہ ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے صرف سلوگن نہیں دیا, ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے, جہاں پہ ٹالرنس ہے, جہاں پہ لوگوں کو ان کے عقیدوں کو کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیشہ کوشش کروائی جاتی ہے. بٹ اس کے باوجود اگر کچھ ایسے ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہیں, میں یہ کہوں کہ 100% چیزیں جو ہاں بہتر ہیں تو وہ شاید غلط ہوگا. بٹ اگر ایشوز اور چیلنجز ہیں تو ہم ان ایشوز اور چیلنجز کو نبرد ازما ہونے کے لیے, ان پہ کام کرنے کے لیے وی آر کمیٹڈ اینڈ پیشنیٹ. جی بالکل. اور یہ بھی بتائیے رمیش صاحب, اس سال کیا تیاریاں ہیں 14 اگست کی, کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے, تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, 14 اس دفعہ کا تو 14 اگست بہت ہی ڈفرینٹ 14 اگست ہے. اس دفعہ تو آپ سب پاکستانی سرخرو ہیں. اس دفعہ کا جو پاکستان ہے 10 مئی کے بعد والا پاکستان ہے, جس پاکستان نے سفارتی محاذ پہ, جس پاکستان نے دفاعی محاذ پہ اپنے آپ کو سرخرو کیا. اور اس کا صحرا جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ان کی قائدانہ صلاحیت کو جاتا ہے, وہیں پہ میں فیلڈ مارشل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس جرت, جس بہادری اور جس دلیری کے ساتھ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کیے اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ امن ہماری کمزوری نہیں ہے, امن ہماری خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں اس خطے کے اندر امن ہو. یہ جو خطہ ہے یہ بڑا, اس کے اندر 2 ارب سے زیادہ کی آبادی بستی ہے, یہاں پہ لوگ بستے, اور
इसीलिए हम बार बार एक ही बात कर रहे थे, जिन दिनों में भारत बार बार एग्रेशन की बात कर रहा था कि होश के नाखन ले। मोदी सरकार तो इस वक्त हिंदुत्व की सोच में और अपनी उस अकड़ में इस वक्त सब भूल गया है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन हो। लेकिन फिर जब जवाब मिला तो चीखें भारत की दुनिया तक गई और वाशिंगटन डीसी तक पहुंची। और मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, उसमें कोई तफरीक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख मसीही की कोई तफरीक, पंजाबी सिंध पठान बलोच की नहीं है, सब ने यकजमा होकर पैगाम दिया। और आज जो माइनॉरिटी डे मनाने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत फोकस भी रहा है और उनकी कोशिश भी है और उनकी ख्वाहिश भी है कि हम अक़लियत को बेहतर से बेहतर तरीके से सर्व और सर करें। इसके लिए कुछ आप हमें सजेशंस भी दें कि हम ऐसे क्या और ऐसे काम करें, ऐसे गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाए कि ये और जो है अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करें, सिक्योर, सेफ, और हम क्या, सब लोग क्या कर सकते हैं और करना चाहिए? देखिए, मैं तो इस वक्त बीइंग अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, हमने तो पिछले 1 साल 6 महीने में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़े रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए। हमने 50,000 वो खानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, हमने उनको माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किया, जो कि हमारा तारीख का सबसे बड़ा सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम है। इसी तरीके से हमने जो हमारे क्रिसमस है, ईस्टर है, दिवाली है, होली है, गुरु नानक जी का जन्मदिन है, हम क्रिसमस ग्रांट तकसीम कर रहे हैं। फिर एजुकेशन के अंदर आज, क्योंकि अभी आपके फौरन बाद ही मैंने एक और इवेंट है उस पर जो गवर्नमेंट पंजाब ने किया माइनॉरिटी डे के हवाले से, 1100 वो अक़लियती बच्चे जो कि मैट्रिक से लेके PhD तक तालीम हासिल कर रहे हैं, हम उनको स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है जो कि डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम है। हम उन बच्चों को जो कि अक़लियत से हैं, उन बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, ताकि अक़लियत के अंदर एहसास महरूमी, एहसास जी, और देखिए बेहतरी की तो गुंजाइश हमेशा होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने हमें वक्त दिया और आज अक़लियतों के दिन से अच्छा, मुझे आपने बताया कि क्या ऐड करूं जो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। तो ये कि ड्रामों में हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्रिश्चियन नेम्स नहीं होते, हिंदू नेम्स नहीं होते कैरेक्टर्स के। वहाँ मुझे लगता है कि बहुत रेयर कभी कोई एक आध मैंने ड्रामे में देखा, बिस्मिल में था कि जो थी वह उसमें सेक्रेटरी जो थी उनका क्रिश्चियन नाम था। ये होना चाहिए, जब हम साथ रहते हैं तो हमारे ड्रामों में ये क्यों नहीं नजर होना चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटी में भी, यानी अगर क्रिश्चियंस, हिंदू और सिख बरादरी के हमारे लोग जब भी किसी जॉब के उसूल के लिए जाएं, तालीम के मौके उनको भरपूर मिलने चाहिए, जो कि मिल भी रहे। अच्छा, सिंध में भी आप देखें, सिंध में खास तौर पर सिंध जितनी अकोमोडेटिव है ये धरती, चेमन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे अक़लियतों के जो भी त्यौहार होते हैं, आपने देखा है खास तौर पे वो जाते हैं। अगर वक्त नहीं भी होता तो वो होली के त्यौहार में वहाँ शामिल होते हैं, पूरी कैबिनेट शामिल होती है और वो एहसास दिलाते हैं हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को कि हम आपके साथ हैं और आप हमारा हिस्सा हैं। ये तो एक टर्म दी हुई है हमने, माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटीज टर्म इसलिए है ताकि हम ज्यादा उनको प्रेफरेंस दें, वरना वो है बिल्कुल इक्वल पाकिस्तानी जैसे हम सब हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये खास तौर पे सिंध का भी खासा है, मैंने देखा है, तो मेंशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है और ये दिन मनाना बड़ा जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी आपके कुछ आइडियाज हैं, सोचिए आज अक़लियतों के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचें कि आप कैसे उनको स्पेशल फील करवा सकते हैं। आपके वो ऑफिस में है, आपके साथ स्कूल कॉलेज में है, तो कुछ स्पेशल कीजिए उनके लिए। तो पहले ये झंडे में सफेद रंग, सफेद रंग का दिन आज आ गया है और उसके बाद ये ग्रीन और सफेद दोनों का रंग मुझे लगता है कि 14 अगस्त को स्कूल्स में भी ना, चाहे क्रिसमस हो या चाहिए, तमाम फेस्टिवल्स हो, उनको वो लोग जो है सेलिब्रेट करें, टैबलोज बनाएं, ताकि बाकी बच्चों को भी ना उनको इंफॉर्मेशन मिले, पता चले, उनको अवेयरनेस हो इसके बारे में, कंपैरिजन करें लोग भी हमारा आपका ही नेबर है भारत, जहां पर सिखों के खिलाफ, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ, जहां पर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है सबको पता है। ये बड़ा अच्छा है, किससे मैसेज आता है और ये दिस स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल, वंस अगेन स्कूल स्कूल स्कूल। तो वहाँ ये जरूर इनके जो त्यौहार हैं उनको मनाना चाहिए और बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशनल और साथ में सब चीजें करीब लाती हैं। शो का वक्त खत्म हो गया है, राज़ी शाह देखने का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।